तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आज की क्लास में समझने वाले हैं दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, है ना। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल लो या फिर नेटवर्क सर्किट बोल लो, इनके पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे है ना। तो काफ़ी सारे पेपर हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट आप लोग देखें, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर द एक्टिव सोर्स। तो देखिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट जो करंट सोर्स होता है, यानी कि जो किसी पे निर्भर नहीं करता, ये कैसे सोर्स होते हैं? ये एक्टिव सोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिव। अब एक्टिव का मीन्स क्या होता है सर? एक्टिव का मतलब होता है कि जिसको किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए, ये एक्टिव होंगे। और एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? एक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से चल रहा है, और आपके पास यहाँ पे ये क्या लगा दिया हमने? ये लगा दिया आपका ट्रांजिस्टर। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? इन्हें बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। तो ये एक्टिव सोर्स होगा, ये एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव सोर्स और एक्टिव एलिमेंट जो दोनों होते हैं ये यूनिलेटरल होते हैं। यूनिलेटरल मीन्स जिसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो। तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है यूनिलेटरल में। तो देखिए, ऐसी सोर्स है ना, ऐसी आपका क्या है? ट्रांजिस्टर है, तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। एनपीएन है तो एक डायरेक्शन में, पीएनपी है तो एक डायरेक्शन में। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट या ईएससी को लेके, वो ध्यान दें इस बात पे कि ये आप कोर्स परचेस कर सकते हो, जिसमें 10% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग कोर्स हैं, वेरिएंट है। जो भी गेट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको जरूर लें, ताकि आप घर बैठे बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। इसके अलावा जेईई का भी एक एक्स्ट्रा आने वाला है, उसको भी आप ले सकते हैं जितने भी एस्पिरेंट है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल को इसकी डेट के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे सभी लोग कि जो प्राइस हैं वो हाइक कर जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे। जो अभी आपको 14,750 में मिल रहा है वो 16,225 में हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करें, ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करूं, स्पेशल बैचेस 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए, साथ ही साथ सीएसआईटी के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो ये स्पेशल बैचेस हैं जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं 6 अप्रैल से। ठीक है, तो डिफरेंट फैकल्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही फेमस फैकल्टी अनअकैडमी पे, जिनका एक प्रीव्यू अच्छा रहा है, जिन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल सिलेक्शंस दिए हैं फॉर द गेट ईएससी एग्ज़ाम। आप इनके थ्रू बैचेस लेकर अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको ज़रूर लेने का प्रयास करें, ठीक है, और अच्छे तैयारी करें। चलिए, तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर, ठीक है। आगे तो नेक्स्ट पॉइंट जरा सुनो, पॉइंट जरा इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है? पॉइंट दोस्तों ये है अगला कि इसमें बोला गया है कि पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं सर? पैसिव एलिमेंट होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर एंड डायोड, विच आर डिपेंडेंट। ये कैसे होते हैं? डिपेंडेंट, यानी कि जो दूसरों पे निर्भर करें। तो आरएलसी और ट्रांसफार्मर डायोड कैसे होते हैं? ये सभी डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, डिपेंडेंट मीन्स जो दूसरों पे निर्भर करते हैं, तो इसमें अपनी एनर्जी तो खुद की होती नहीं है ना, यानी कि निर्भर कर रहे हैं। ठीक है सर। ऑल पैसिव एलिमेंट विदाउट डायोड आर बाइलेटरल। जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं डायोड को छोड़कर, वो कैसे होंगे? बाइलेटरल होंगे। कैसे होंगे? बाइलेटरल होंगे। तो सर डायोड किसकी श्रेणी में आएगा? डायोड तो फिर यूनिलेटरल आना चाहिए। लेकिन देखो, डायोड जो है ना वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये एक्टिव को भी और ये पैसिव को भी। डिपेंड करता है ये कौन सा डायोड है ना, ये भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट में पेपर में जब भी आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इनमें से कौन सा जो है वो बाइलेटरल है। तो डायोड को छोड़कर आपको इस तरीके से, या कौन सा बाइलेटरल नहीं है तो डायोड पे आप टिक लगा देंगे। तो जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं, आरएलसी, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांसफार्मर, डायोड, ये सब क्या हैं? ये सभी कैसे हैं? पैसिव एलिमेंट हैं, बट ये है ना डायोड को छोड़कर यहाँ पर ये कैसे हैं? बाइलेटरल है। ठीक है, चलो इस बात पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑल द डिपेंडेंट सोर्स आर बाइलेटरल इन नेचर। जितने भी डिपेंडेंट सोर्स होंगे बाइलेटरल होंगे। सर इस शब्द का मतलब क्या है ये बताइए? बाइलेटरल दोस्तों देखिए मैं बता दूं आपको, 4 प्रकार के सोर्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जैसे मैं इसका नाम दे दूं 2B, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे कोई रजिस्टर था प्लस माइनस, जिसके अक्रॉस कोई V मिल रहा था और इसका वैल्यू थी 2 ओम। तो आपके इस बोर्ड पर,
है ना, जो वोल्टेज आपको ये जो दिया है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इस वोल्टेज पर ये निर्भर कर रहा है, वोल्टेज सोर्स इस वोल्ट पे निर्भर कर रहा है। तो जब इस पर डिपेंड कर रहा है तो ये क्या क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, देखिए इस वोल्ट की वैल्यू जो बी है, इसकी वैल्यू या तो प्लस का होगी या माइनस की होगी। अगर प्लस में होगी तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर वी की वैल्यू माइनस निकल के आती है तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सर इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब ये होगा करंट या तो एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में से किसी भी एक में जाएगी। दैट मीन्स ये बाइलेटरल है, जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि जो भी दूसरों पे डिपेंड करता है ना वो सभी बाइलेटरल होते हैं। जो भी दूसरों पे डिपेंड करे, दूसरे एलिमेंट पर, जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त पे डिपेंड करते हो तो वो जा भी सकता, नहीं भी जा सकता, लेकिन आप अगर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे तो आपको जो काम करना है करना है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, तो आपके सोर्सेज अलग से दे दिए गए, और ये सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्टर इज लीनियर वेयर एज इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर नॉन लीनियर। रजिस्टर जो होता है वो लीनियर है, ठीक है सर, लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर कैसा है, नॉन लीनियर। अच्छा, ये पॉइंट एक बहुत ही खास पॉइंट है। व्हेन एनी सर्किट फॉलो ओम्स लॉ, जब कोई सर्किट ओम्स लॉ का पालन करता है तो ये ओमिक होगा, लेकिन ओम्स लॉ का पालन नहीं करता तो ये नॉन ओमिक होगा। तो हमें ये चीज़ तो भाई पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रजिस्टर ओनली अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। रजिस्टर क्या करता है, करंट के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। रजिस्टर इज ओनली यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, कौन, रजिस्टर। और इंडक्टर कैपेसिटर क्या है, ये दोनों तो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। नेक्स्ट है डबल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। डबल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट क्या होगा, एलसी। डबल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट जो है ना वो एलसी होता है। क्या होता है, एलसी। तो एल और सी यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, ठीक। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। कह रहे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसके कारण करता है, सर ये करता है इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। इंडक्टर किसी एनर्जी को करंट के फॉर्म में स्टोर करता है, किसमें, इन मैग्नेटिक फील्ड। वेयर इज कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। किसके फॉर्म में करेगा, वोल्टेज के फॉर्म में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किस फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल वोल्टेज सोर्स हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड। आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, इसमें टर्मिनल वोल्टेज लोड पर निर्भर नहीं करता। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका कोई वी होगा, ठीक है, ऐसा। और ये लास्ट में क्या है, लोड है। क्या है आपका, लोड। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, यानी टर्मिनल क्या करो, जो भी वोल्टेज होगा ना ये निर्भर नहीं करेगा किस पे, लोड पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैव स्मॉल और लो इंटरनल इम्पीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है, इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस कैसा होता है, लो होता है, स्मॉल होता है। तो देखो प्रैक्टिकल यही तो है आपका, एक प्रकार से कोई वोल्टेज सोर्स हम ले लें, कोई अगर ये ले लें ऐसे, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर होगा स्मॉल, यानी कि अगर आइडियल होता तो ये जीरो होता। आइडियल में क्या होता दोस्तों, आइडियल में जीरो होता है, आइडियल में जीरो होता है, हमें पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कैसा होगा, जीरो की जगह क्या लग देंगे हम लोग, स्मॉल। कैसा हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉल या फिर लो। तो सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स का जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का स्मॉल और लो इंटरनल इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होता है। जबकि आइडियल करंट की बात करें, आइडियल करंट सोर्स है इनफाइनाइट टर्मिनल रेजिस्टेंस। कि आइडियल करंट सोर्स कौन सा होता, तो सर आइडियल करंट सोर्स कैसा होता है, देखो मैं बना देता हूँ उसको, ध्यान देंगे सभी लोग। आइडियल करंट सोर्स इस प्रकार का होगा, ठीक है, और इसके हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। अगर ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो आर की वैल्यू कैसी आएगी, हाई आएगी। और अगर ये आइडियल है तो आर की वैल्यू कैसी आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स होता है ओपन सर्किट, तो आपको ओनली करंट सोर्स देखने को मिलेगा। तो अगर कहीं पर भी अकेला करंट सोर्स लगाओ, समझ जाना ये आइडियल करंट सोर्स है। कैसा है, आइडियल करंट सोर्स, और इसका इंटरनल इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। तो देखो देख सकते हैं आप लोग पॉइंट, आइडियल करंट सोर्स है ना, हैव अ इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करेंगे, हैव अ लार्ज और हाई इंटरनल
रेजिस्टेंस, लार्ज और हाई होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स एंड चेंज इनटू द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ करंट सोर्स। तो सिंपल सी बात है कि भैया जो वोल्टेज सोर्स होता है, इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो सर्किट है बराबर होगा करंट सोर्स के पैरेलल में जब क्या लगाओ, रजिस्टर लगाओ, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है, रजिस्टर हैव नो ट्रांजिएंट वेयर इंडक्टर एंड कैपेसिटर बोथ हैव ट्रांजिएंट इफेक्ट। तो रजिस्टर में किसी प्रकार का ट्रांजिएंट नहीं होता, मतलब स्विच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्विचिंग एक्शन का, है ना। जबकि यहाँ पर मैंने क्या बोला है, रजिस्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। किस पर असर पड़ेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर पर असर पड़ेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर पर ही असर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही शानदार पॉइंट। इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करेगा। दीज आर नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर। मतलब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रो बराबर सर होता है आर ए अपॉन एल, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो कितना आएगा यहाँ पे एल, है ना। तो आर का उल्टा क्या होता है जी, तो नीचे जी एल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे जी एल अपॉन ए। यहाँ पे जी क्या है, कंडक्टेंस, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी जो होता है ना, ये तो सिर्फ ओनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये तो सिर्फ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये किसी और पर निर्भर थोड़ी करेंगे। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी बोथ आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। दीज आर नॉट डिपेंड ऑन द एरिया एंड लेंथ, ये एरिया लेंथ पे निर्भर नहीं करते, सिर्फ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस निर्भर करेगा, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी नहीं करती कभी भी, इस बात पे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, रेजिस्टेंस की क्या होगी, ओम। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी क्या होगी, 1 अपॉन ओम मीटर, या फिर बोल दो महो अपॉन मीटर, ठीक है। 1 अपॉन ओम मीटर होगा तो ओम को ऊपर ले जाएंगे तो महो लिख सकते। कंडक्टेंस का क्या होता है, महो या फिर क्या होता है, परमियानेंस, महो या फिर परमियानेंस। नेक्स्ट है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ कब वैलिड होगा, जब टेम्परेचर कैसा हो भाई, कांस्टेंट हो, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ क्या होता है सर, V अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, है ना, यानी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए था, तब तो वोल्टेज अपॉन करंट यानी कि ओम्स लॉ जो है ये R के बराबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, यस सर, एडमिटेंस जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा इम्पीडेंस के। सर नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि कंडक्टेंस क्या होता, तो भैया कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, है ना, सॉरी रेजिस्टेंस, है ना, क्या होगा, रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो ससेप्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, तो ससेप्टेंस क्या होता है, एस से डिनोट कर देंगे, बराबर होगा 1 अपॉन एक्स, क्या होगा 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या होगा, रिएक्टेंस का जस्ट कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है, इन होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल की बात कर रहे हैं, इन होमोजीनियस मटेरियल द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ हैविंग कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। मतलब क्या हुआ, कह रहे रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, किस में, ऐसा किस में होता, ये होता है होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल, ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल। तो एक होता है नॉन होमोजीनियस मटेरियल, इसमें लिखा नहीं है, इन नॉन लगा लेंगे इसके बाद, नॉन। इन नॉन होमोजीनियस मटेरियल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हैविंग द कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। तो नॉर्मल फॉर्मूला तो अपन को पता है कि सर R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, ऐसा करके होता है ना। तो हम लोग ये रिलेशन लेते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में, R प्रोपोर्शनल टू एल का और R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए का। अब आपको डीप पढ़ना है तो आप थ्योरी इसकी समझ सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, या नोट्स वगैरह परचेस कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें हमारी पढ़ सकते हैं। जो भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो मेरी बुक है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने निकाली है, आप मुझसे परचेस कर सकते हो डायरेक्टली 9532726681 पर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है ना, इस बात पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किरचॉफ करंट लॉज डिपेंड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, यानी कि ऊर्जा का नहीं, यानी कि आवेश के संरक्षण के नियम पे काम करता है, किस पे, आवेश के
संरक्षण का नियम। आवेश के संरक्षण के नियम पे कौन काम करता है भैया? केसीएल काम करेगा। सर केवीएल किस पे काम करेगा? ये करेगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर, यानी कि केवीएल पर। कौन काम करेगा? केवीएल काम करेगा। ऊर्जा के संरक्षण नियम पर केवीएल, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ द डेल्टा कॉम्बिनेशन इज आर। सो ईच रेजिस्टेंस ऑफ स्टार कितना होगा? स्टार बराबर कितना आएगा? डेल बाय 3, यानी कि अगर ये बोल दीजिए आर तो आर बाय 3, यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब इन डायगोनल टर्मिनल इज कितना आएगा? 5r बाय 6। रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब का कोई रेजिस्टेंस होता है डायगोनल में, टर्मिनल के बीच कितना होता है ये रेजिस्टेंस? ये होता है 5r बाय 6। इसी प्रकार से कैपेसिटेंस में कितना आएगा? तो सर क्यूब क्या होता है? क्यूब बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये। तो एक टर्मिनल ए है, एक ये है। तो अगर हम लोगों से पूछा जाए कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हो, अंदर पूरे में रेजिस्टेंस लगे हो, तो बताओ क्या होगा? तो R बराबर होगा 5r बाय 6। अगर कैपेसिटेंस लगे हो तो पूरे में तो 6c बाय 5 आता। क्या आता? 6c बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, नोडल एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर। जो नोडल होता है ना, किसका कॉम्बिनेशन है? KCL प्लस ओम्स लॉ। जबकि मैथ्स किसका कॉम्बिनेशन है? KVL प्लस ओम्स लॉ। तो हो गया KCL प्लस ओम्स लॉ और दूसरा हो गया KVL प्लस ओम्स लॉ। KCL प्लस ओम्स लॉ और KVL प्लस ओम्स लॉ। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द अपरेंट पावर इज KVA, रियल पावर KW, रिएक्टिव पावर KVAR। ठीक है, ये है KVA, KVAR और यहाँ पे क्या आएगा? KW, है ना। तो ये आपकी यूनिट होती है। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अपरेंट पावर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल पावर। क्या बोलेंगे? रियल पावर। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिएक्टिव पावर या फिर इमेजिनरी पावर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पावर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ AC पावर टू द DC पावर। सर ये कैसे होता? देखिए AC पावर क्या होता भैया? AC पावर होता VI cos phi। DC पावर क्या होता? ओनली VI। कटा कितना हुआ? cos phi। cos phi ही क्या होता है सर? पावर फैक्टर होता है। cos phi ही तो पावर फैक्टर है। ये आपके पास निकल के आ गया। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस एलिमेंट इज यूनिटी, वेयर इज द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्टिव कैपेसिटेंस इज 0, है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है पावर फैक्टर? अगर रेजिस्टेंस है तो पावर फैक्टर होता है अपने पास 1, यानी कि यूनिटी। लेकिन इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए पावर फैक्टर जो होता है वो कैसा होगा? 0 होगा। कैसा होगा? 0। नेक्स्ट है द फेज शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट ऑफ द रेजिस्टर इज 0। ठीक है, किसमें? रजिस्टर में। रजिस्टर में कैसा होता है? फेज 0 होता है। अगर बोल देता फेज शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फॉर अ इंडक्टर तो कितना होता है? 90 डिग्री। फॉर द कैपेसिटर उसमें भी 90 डिग्री। नेक्स्ट है इन इंडक्टर करंट इज 90 डिग्री लैगिंग बाय वोल्टेज। इंडक्टर में जो करंट होगा वो 90 डिग्री क्या करेगा? लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपके पास वोल्टेज है और ये अपने पास इंडक्टर करंट, ये अपने पास हो गई कैपेसिटिव करंट, ये हो गया प्लस का 90 और ये नीचे वाला हो गया माइनस का 90। क्या हो गया? माइनस का 90। समझ में आ गई? तो इन इंडक्टर करंट इज लैगिंग 90 डिग्री लैगिंग बाय वोल्टेज। तो 90 डिग्री लैगिंग होगा इंडक्टिव करंट, है ना। इंडक्टर में करंट जो होगा और कैपेसिटर में करंट होगा वो 90 डिग्री कैसा होगा सर? लीडिंग होगा। कैसा होगा? लीडिंग होगा भैया। नेक्स्ट, करंट इज सेम इन सीरीज वेयर इज वोल्टेज डिफरेंट। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। देखो छोटे छोटे पॉइंट है, वोल्टेज डिफरेंट। और वोल्टेज सेम इन पैरेलल वेयर एज करंट डिफरेंट इन अ सर्किट। तो अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो वोल्टेज कैसा होता है? सेम। तो करंट वोल्टेज ऑलवेज सेम इन अ पैरेलल सर्किट वेयर इज द करंट इज डिफरेंट। इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम एंड वोल्टेज डिफरेंट। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राइविंग पॉइंट रिएक्टेंस एंड ड्राइविंग पॉइंट ससेप्टेंस ऑल्सो शुड बी 0, है ना, इन रेजोनेंस। इसका मतलब क्या होता है सर? XL माइनस XC बराबर 0 होगा या SL माइनस SC बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे XL माइनस XC बराबर 0 और SL माइनस SC बराबर 0 होगा। नेक्स्ट, इन सीरीज रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इज मिनिमम। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो हमारे पास करंट होता है ना वो मैक्सिमम होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसा होता? वो मिनिमम होता। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में करंट इज मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस इज मिनिमम। तो आप जैसे देख सकते हो एक रेजोनेंस कर्व दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको आप ध्यान से अगर समझो। ठीक है, इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखो
तो सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन है। हालांकि थ्योरी में मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे जाके इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। सीरीज रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और एक पैरेलल रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं जल्दी से, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा दूसरे पेन से एक एक्सप्लेन करने के लिए। देखो ये सीरीज सर्किट होता है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ऐसा बनता है रेजोनेंस कर्व, ठीक है, इस तरीके का, इस तरीके से बनता है, ठीक है सर तो क्या करेंगे, इसमें क्या कंडीशन होगी समझिएगा। यहाँ पर अगर बात करें इस कंडीशन में, इस कंडीशन को आप देख पा रहे होंगे, ये कंडीशन को, ठीक है, और एक कंडीशन हमारे पास ये है। इसमें क्या होता, यहाँ पर अगर पहले देखा जाए, है ना, पहले वाले में देखा जाए तो इसमें क्या होता, जो एक्सएल होता है लेस देन होता है एक्सी से। इस साइड देखेंगे तो एक्सएल ग्रेटर देन होगा एक्सी से, और अगर इस पॉइंट पर देखेंगे, बीच में देखेंगे बिल्कुल, तो यहाँ पे एक्सएल बराबर होगा एक्सी के। सर इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर अगर ध्यान से एक चीज़ को समझा जाए, देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो आप समझ पाओगे जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो ये सर्किट होता है रेजिस्टिव। अगर एक्सएल ग्रेटर है तो सर्किट होगा इंडक्टिव, और अगर एक्ससी ग्रेटर है तो सर्किट होगा कैपेसिटिव। तो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, इसके पहले वाला पार्ट कहलाता है बिफोर रेजोनेंस, इस लाइन के बाद वाला कहलाता है आफ्टर रेजोनेंस, और इस पॉइंट पर कहलाता है ये, इस पॉइंट पर कहलाता है एट रेजोनेंस। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर हमेशा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है। क्या होती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से कम है तो सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव। सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस के बराबर है तो रेजिस्टिव। सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से ग्रेटर है तो ये इंडक्टिव होगा। तो देखो चलो चेक कर लो इसको, बस यही तो हमने समझाया है। देखो बिफोर रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस। बिफोर रेजोनेंस में एक्सएल लेस देन एक्सी मतलब एक्सी होगा, तो सर्किट कैसा हो गया, ये कैपेसिटिव हो गया। यहाँ पर बराबर है तो क्या बचा, सिर्फ रेजिस्टिव। यहाँ पे एक्सएल ग्रेटर हो गया, सब जगह इंडक्टिव। तो यहाँ पर अगर पहले वाले को देखा जाए तो यहाँ पर एफ एस की वैल्यू एफ आर से क्या है, एफ एस की वैल्यू एफ आर से कम है। इस वाले में क्या है, एफ एस की वैल्यू एफ आर के बराबर है, और लास्ट वाले में एफ एस की वैल्यू ग्रेटर है किससे, एफ आर से, उससे भी आगे निकल गई। तो ये किसमें है, सीरीज रेजोनेंस सर्किट में है। किसमें है, सीरीज रेजोनेंस। अगर पैरेलल रेजोनेंस की बात करें तो पता है आपको, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में सर्किट उल्टा बनता है। सर कैसा उल्टा, देखिए इस तरीके से। इसमें क्या होता है, आप देखोगे बिल्कुल वेव नीचे तक आ गई, और इसमें यानी करंट कैसा होगा, मिनिमम। पहली वाली में देखेंगे तो ये आपका करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच कर्व बनता है, शुरू में उठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या है, करंट मैक्सिमम है, सॉरी करंट मिनिमम है, रेजिस्टेंस कैसा है, सॉरी करंट मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस कैसा है, मिनिमम। तो करंट आपका मैक्सिमम है, देखिए बिल्कुल ऊपर तक चला गया तो करंट मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम। इस वाले में करंट बिल्कुल नीचे तक चला गया, क्या चला गया, नीचे तक, तो करंट कैसा है यहाँ पे, मिनिमम। तो करंट मिनिमम, तो यही पॉइंट लिखा, पैरेलल रेजोनेंस करंट इज मिनिमम, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा भाई, मैक्सिमम होगा। इतना तो पॉइंट हमको क्लियर हो गया। जस्ट इसमें उल्टा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए ये डिक्रीज कर रहा है। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के कम है, इससे कम है तो सर्किट इंडक्टिव, अगर इसके बराबर है तो सर्किट कैसा होगा, रेजिस्टिव, और सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से ज़्यादा है तो ये कैसा होगा अपने पास, कैपेसिटिव होगा। तो इस तरह की घटनाएं में यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं अच्छे से कि अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या है, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम है रेजोनेंस से, तो इसको मैं थोड़ा सा डेविएट कर दूँ, ठीक है। सप्लाई फ्रिक्वेंसी अगर रेजोनेंस से कम है, ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ पे सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम हो गई रेजोनेंस से तो इंडक्टिव, सप्लाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बराबर हो जाएगी इसके, और सप्लाई फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होगी रेजोनेंस से तो आपका कैपेसिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में पहले इंडक्टिव देख सकते हो आप, इंडक्टिव, फिर रेजिस्टिव, फिर कैपेसिटिव। कब कब, बिफोर, एट, आफ्टर। तो बिफोर है तो इंडक्टिव बड़ा होगा कैपेसिटिव की जगह, यहाँ पे तो ये बराबर है, और लास्ट वाले में कौन बड़ा है, कैपेसिटिव बड़ा है, ठीक है। और सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी देखो रेजोनेंस से कम है, फिर बराबर है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस से ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, एट अ हाफ पावर फ्रिक्वेंसी द करंट इज। तो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे करंट कैसा होता है, करंट जो होता है ना 0.707 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, अपने फाइनल वैल्यू के इतने तक पहुंचता है, यानी कि 70.7% तक पहुंचता है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। थ्योरी में तो मैंने बाकी चीज़ें लिखवाई थी, वो आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, लो पास फिल्टर एक्ट एज अ किसकी तरह काम करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं अक्सर पेपर में, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, एडर या समर, है ना, कुछ भी ऐसा पूछ लेते।
तो लो पास फिल्टर इंटीग्रेटर की तरह काम करता है। हाई पास फिल्टर सर ये डिफरेंशिएटर की तरह काम करता है। सीरीज आरएलसी ये काम करता है सर बैंड पास फिल्टर। पैरेलल आरएलसी ये करता है बैंड स्टॉप फिल्टर। क्लियर, ये पता होना चाहिए। अब बात आती है इन बैंड पास फिल्टर बीपीएफ। इन बैंड पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पास फिल्टर इज ग्रेटर देन द हाई पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर क्या होता है सर? बैंड पास फिल्टर में लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कम से स्टार्ट होगी। तो बीच में आपको ये दिख रहा है ना इस तरीके का अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये बैंड को बनाता रहा है, यानी कि बैंड की फ्रीक्वेंसी पास होगी, अगल बगल की नहीं होगी। इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है। और बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है? इसमें लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी कम होती है, हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती। तो इसमें पास सिर्फ ये वाले हो रहे हैं, अगल बगल वाले, बीच वाला कोई पास नहीं हो रहा। जब बीच वाला कोई पास नहीं हो रहा तो इसको बोलते हैं BSF, बैंड स्टॉप फिल्टर। क्या बोलते हैं? बैंड स्टॉप फिल्टर। तो इन BSF द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाई पास फिल्टर इज ग्रेटर देन द लो पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है इन लो पास फिल्टर देयर इज अ फाइनाइट पोल्स एंड इनफाइनाइट जीरो। लो पास फिल्टर में फाइनाइट पोल होते हैं, इनफाइनाइट जीरो। जब हम कभी थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें डीपली डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो आप पॉइंट इसका याद कर लो कि लो पास फिल्टर में फाइनाइट पोल होते हैं, इनफाइनाइट जीरोस। अब कैसे होते हैं ये तो आपके आज का थ्योरी का डिस्कशन है, वो आप आराम से परचेस करके भी देख सकते हो। अगर आपने कोर्सेज लिए हैं तो उसमें भी आप चीज़ों को समझ सकते हो। नेक्स्ट है इन ऑल पास फिल्टर। अगर ऑल पास फिल्टर की बात करेंगे तो ऑल द पोल्स शुड लाई इन अ लेफ्ट हाफ ऑफ स्प्लिन एंड ऑल द जीरो शुड लाई इन अ राइट हाफ ऑफ स्प्लिन। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसमें पोल्स जीरो होते हैं। पोल्स मतलब जो नीचे एस की वैल्यू होती है ना किसी भी फंक्शन में, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, तो एस की वैल्यू पूछी जाती है। तो एस की वैल्यू जितनी ही पोल्स हैं, अगर ये माइनस में आ गए, इस साइड आ गए, प्लस में आ गए तो जीरो से होना चाहिए। जीरो को जीरो से डिनोट करते हैं, पोल्स को किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से। तो अगर लेफ्ट में क्रॉस बने हैं, राइट में जीरो, समझ जाना ये सभी आपके कैसे होंगे। कभी भी ऐसा डायग्राम देते समझ जाना आप ये कैसे होंगे। ये होंगे दोस्तों, ये होंगे भैया, ध्यान रखेंगे इस बात पे सभी लोग, ऑल पास फिल्टर, ठीक है। और नेक्स्ट है जेड पैरामीटर से रिलेटेड। जेड पैरामीटर इन सीरीज कनेक्शन, बाय पैरामीटर इन पैरेलल कनेक्शन, ये अलग अलग नाम दिए हैं। तो जेड पैरामीटर होता है वो सीरीज कनेक्शन में होता है, इसीलिए सीरीज सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। वाई पैरामीटर पैरेलल कनेक्शन में होता है, पैरेलल सर्किट पैरामीटर। टी पैरामीटर जो होता है वो कैस्केड कनेक्शन में होता है, किसमें? कैस्केड। और एच पैरामीटर सीरीज पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जो कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद कुछ पॉइंट जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट। बस आप लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, है ना। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।